एक मिस्टीरियस वायरस दुनिया में फैल जाता है जो इसे पूरी तरह बदल देता है। लोग घरों के अंदर बंद हैं और उन्हें मजबूरन अपने मोबाइल्स और लैपटॉप्स का यूज करके दुख मनाना पड़ रहा है, क्योंकि फिजिकल मीटिंग्स अब इम्पॉसिबल हैं। लेकिन स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट के साथ चीज़ें काफ़ी अलग हैं, क्योंकि वो अपनी क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की के साथ रह रहा है, क्योंकि एकेडमिक क्लासेस भी अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। जैसे ही वो ब्यूटी उसको प्लेफुली पोक करती है, वो घबराकर सोचता है कि क्या साथ रहते हुए मुशी मुशी होना अनअवॉइडेबल है। जैसे ही वो पोक करना कंटिन्यू करती है, प्रोटैगनिस्ट अजीब सी आवाज़ें निकालने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि वो खुद को कंट्रोल करने के लिए अपना मुंह दबा लेता है, फिर भी वो टीचर की अटेंशन अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। उसकी ब्यूटीफुल कंपेनियन हशिकावा इस डिसरप्शन के लिए माफ़ी मांगती है और एक्सप्लेन करती है कि ये उसके भाई की हरकत है, जिसको अपनी रेफरेंस बुक चाहिए थी जो उसके पास थी। सेटिस्फाई होकर टीचर लेसन में आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। एक शर्मिंदा हशिकावा धीरे से प्रोटैगनिस्ट को अपॉलॉजी विस्पर करती है, उसको योशिनो कुन कहकर बुलाती है, जो अभी भी अपनी एम्बैरेसमेंट से रिकवर कर रहा है। हशिकावा ड्रॉप डेड गॉर्जियस मानी जाती है, जिसके सिल्की बाल, फेयर स्किन और बड़ी अट्रैक्टिव आंखें हैं। उसके वेल शेप्ड लिप्स मोस्टली एक मास्क से कवर रहते हैं। इस ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी का फुल नेम हशिकावा हारुका है और शायद वो एक एलीट फैमिली से बिलोंग करती है। उसे एक कंप्लीट पैकेज के रूप में जाना जाता है, जिसके पास उसके इथीरियल लुक्स को मैच करने वाला दिमाग भी है। अपनी ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी के कारण वो हमेशा चाहने वालों से घिरी रहती है और योशिनो कनाटा हमेशा सोचता है कि वो उसकी लीग से बाहर है। यही रीज़न है कि वो अभी भी स्केप्टिकल है कि कन्फाइनमेंट यानी लॉकडाउन की स्टेट में सबसे हैपनिंग लड़की उसके बिल्कुल बगल में बैठी है। हालांकि वो हशिकावा की उसके साथ कोजी होने की कांस्टेंट कोशिशों को लेकर काफ़ी परप्लेक्स्ड यानी हैरान है। फॉर इंस्टेंस, जब वो नोटिस करता है कि लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा, हशिकावा तुरंत अपना सर लैपटॉप की तरफ स्लाइड करती है, जानबूझकर प्रॉब्लम फाइंड करने के बहाने अपने गाल उसके चेहरे से रगड़ती है। वो नर्वसली नोटिस करता है कि वो अपनी इस हरकत पर शैतानी से मुस्कुरा रही है। वो सोचता है कि क्या वो सिर्फ उसके रिएक्शन देखने के लिए करीब आने की कोशिश कर रही है और इस पूरी सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। थोड़ी देर बाद वो अनाउंस करती है कि प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। एक परेशान योशिनो अपना माथा पीट लेता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग किसी को भी ऐसे कैजुअली टच करना अनएथिकल है। वो एंग्शियसली सोचता है कि अगर वो कोई वल्गर इंसान होता तो हशिकावा जैसी ब्यूटीफुल लड़की उसके हाथों में सेफ नहीं होती, इसलिए उसको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो एक थरो जेंटलमैन है। उसके कल्चर्ड थॉट्स को एक शार्प पोक रूडली इंटरप्ट करता है और उसके होश उड़ जाते हैं जब इस बार वो उसको उसके सेंसिटिव एरिया में पोक करती है। जैसे ही वो डर के मारे उसे देखता है, उसके चेहरे पर एक सीरीन चीज़ी स्माइल होती है। जब वो ब्लश करती है और इंटेंशनली खांसती है, वो स्पेक्युलेट करता है कि क्या वो जानबूझकर खुद को एक्सपोज कर रही है। वो उन स्लीजी थॉट्स को झटकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अनजान भी हो सकती है और ये पूरी चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। वो अपने डाउट्स को खुद से कंफर्म करने का डिसाइड करता है और हिचकते हुए उसकी स्कर्ट खींचता है। तुरंत वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके रिएक्शन को देखने से डरते हुए। ऐसा लगता है जैसे हशिकावा को एक झटका लगा हो, क्योंकि वो फ्यूरियसली ब्लश करने लगती है। वो एंग्शियसली पूछता है कि क्या वो ठीक है, और वो घबराई हुई टमेटो उसे अपनी वेल बींग का अश्योर करती है। वो परेशानी में अपना सर खुजाता है, बाद में थोड़ी गर्म चाय बनाने का सोचते हुए, जो वो उससे बनाने की एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मशीन्स के मामले में बुरी है। फिलहाल वो हशिकावा के घर में रह रहे हैं, जहां वो 3 दिन पहले आया था। 3 दिन पहले एक सेकेंड ईयर हाई स्कूलर योशिनो ये देखकर हैरान रह गया था जब उसने अपने डॉर्म के बाहर एक बड़ा नोटिस देखा जिसमें लिखा था कि नॉन स्टाफ लोगों का अंदर आना अलाउड नहीं है। एक स्टाफ मेंबर ने उसको इन्फॉर्म किया कि उन्हें अंदर एक इन्फेक्टेड इंसान मिला था और जेनेटर को पूरा एरिया डिसइंफेक्ट करना पड़ा। एक परेशान योशिनो को बताया गया कि वो एक इन्फिनिट पीरियड तक डॉर्मेट्री के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस दिन के बाद से क्लोज्ड रहेगा। वो डिस्ट्रेस में अपने उन बिलोंगिंग्स के बारे में चिल्लाया जो अभी भी उसके कमरे में फंसे हुए थे। स्टाफ मेंबर ने उसको बताया कि सभी डॉम मेंबर्स को उनके उनके होम टाउन्स में इवैक्यूएट कर दिया गया है, क्योंकि एक आफत आ जाएगी अगर इन्फेक्शन लोगों में तेजी से फैला। स्टाफ मेंबर अनफॉर्चुनेटली योशिनो को इन्फॉर्म करना भूल गया था, क्योंकि वो क्लब रूम में कंप्यूटर के साथ टाइम पास कर रहा था, इस सिचुएशन से कंप्लीटली अनअवेयर। उसने अपनी माँ को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने एक इन्फेक्शन रिस्क के चलते उसे सख्ती से घर आने से रोक दिया। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उसकी सेम रीज़न की वजह से मदद नहीं की। बेचारा योशिनो मुसीबत में था, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो एक इंटरनेट कैफ़े की तरफ गया, लेकिन वहाँ की औरत ने रिग्रेटफुली उसको आश्रय देने से मना कर दिया, क्योंकि रात के 10 बजे के कर्फ्यू के बाद हाई स्कूलर्स अलाउड नहीं थे। उसने एक रेस्टोरेंट और एक कराओके बार में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उसकी स्कूल अटायर की वजह से उसको एंट्री नहीं मिली। उसने अपना वॉलेट चेक किया और उसके पास सिर्फ 20,000 येन थे, इसलिए किसी होटल में चेक इन करना तो उसके लिए नामुमकिन था। उस बेचारे लड़के के पास तारों भरे आसमान के नीचे एक पार्क बेंच पर लेटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो खुद को तसल्ली देता है कि वो इस तरह से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मौसम मॉडरेट है।
अचानक से वो नोटिस करता है कि किसी की शैडो उसकी तरफ चलकर आ रही है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि ये कोई और नहीं उसकी क्लासमेट हशिकावा हारुका है। क्योंकि दोनों ने अपने चेहरे मास्क से कवर किए हुए थे, पूरी हैरानी के बीच सिर्फ उनकी आंखें मिलती हैं। तुरंत ही वो इस सिचुएशन की ऑकवर्डनेस को फील करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। वो अपने पर्स से अपना फोन निकालने की एक फुलिश हरकत भी करती है और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करके इधर उधर घुमाना शुरू कर देती है। उसे ऐसी सुनसान रात के बीच नागिन डांस करते देख उसकी मेंटल स्टेट पे शक होने लगता है। काफी बोल्डली वो क्लेम करती है कि वो वाईफाई सिग्नल्स कैच करने की कोशिश कर रही है। वो सेंस करता है कि कैजुअली बोलते वक्त भी वो उसी की डायरेक्शन में देख रही है। उनकी आंखें अचानक से फिर से मिलती हैं और फिर अगले ही पल में वो अजनबी जैसे हो जाते हैं। वो अपने मास्क के पीछे कुछ ना समझ आने वाला मम्बल करता है और उसके सारे सेंसेस अलर्ट हो जाते हैं जैसे ही वो कुछ उम्मीद में उसकी तरफ मुड़ती है। फाइनली वो सीधा बैठता है और उसको डराने के लिए माफी मांगता है। वो एनर्जेटिकली उसको करेक्ट करती है, क्लेम करते हुए कि वो शॉक नहीं हुई है, बस थोड़ी सी सरप्राइज हुई है। इसके बाद वो अपनी क्लास के योशिनो कनाटा को रिकॉग्नाइज करके हैरान होने का नाटक करती है और बोलती है कि वो पहले अंधेरे और उसके हाफ हिडन फेस की वजह से पहचान नहीं पाई थी। वो उसके शक को कंफर्म करता है और उसके बाद हशिकावा की तरफ से एक पहचानने वाली फेक हंसी सुनाई देती है। वो उसे इतना खुश देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या उसकी एक चीयरफुल नेचर है। तुरंत ही उसे अपनी बेवकूफ़ी का रियलाइज होता है और वो नॉर्मल बिहेव करने लगती है। खुद को संभालते हुए स्टोइकली उससे पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे, इसलिए वो झट से बोल पड़ता है कि उसका बाहर सोने का मन कर रहा था। वो एक हैरान हाशिकावा को बताता है कि वो डॉर्मेट्री में रहता है। वो उसकी बात काटते हुए क्लेम करती है कि उसे पहले से पता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने उसे डॉर्मेट्री से निकलते हुए देखा था। योशिनो के कान खड़े हो जाते हैं जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने एक्चुअल में उसे नोटिस किया है। वो जल्दी से बताता है कि उसे डॉर्मेट्री से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि वहां एक इन्फेक्टेड केस मिला था और अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो सजेस्ट करती है कि वो अपनी फैमिली के पास जाए, पर वो बताता है कि उन्होंने भी इन्फेक्शन के रिस्क की वजह से उसे आने नहीं दिया। वो उसे सवाल करता है कि वो इतनी रात गए अचानक यहाँ क्या कर रही है। वो हकलाती है और फिर एक्सप्लेन करती है कि वो अपने फ़ोन पर वाईफाई सिग्नल्स कैच करना चाहती है। वो उसे बताती है कि वाईफाई के बिना वो आने वाली ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाएंगे। वो सिग्नल पकड़ने और उसे घर ले जाने का प्लान बनाती है। योशिनो जोर से उसे बीच में ही टोक देता है जिससे वो हैरान हो जाती है और बताता है कि पब्लिक वाईफाई सिर्फ आसपास के एरिया में ही यूज़ किया जा सकता है और उसके घर पर नहीं। वो उसे एडवाइस करता है कि वो आसानी से एक रिमोट एनवायरनमेंट सेटअप कर सकती है अगर उसके घर पर इंटरनेट कनेक्शन है। वो उससे इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई दोनों के बारे में पूछता है और वो दोनों ही चीज़ों के बारे में इग्नोरेंस शो करती है। वो ओवर स्मार्ट बनने के लिए उसका मजाक उड़ाता है और वो पोलाइटली स्माइल करके उसे थैंक यू बोलती है। उसे यकीन है कि वो इतनी इंटेलिजेंट तो है कि अकेले सब कुछ समझ सके। वो झिझकती है और बोल पड़ती है कि उसे हार्डवेयर बिल्कुल समझ नहीं आता। फिर वो एक पुसी कैट फेस बनाती है और उसे बताती है कि उसे पता है कि वो कंप्यूटर क्लब में है। ये सुनकर वो चौंक जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे उसके बारे में इतना कुछ पता होगा। वो उससे मदद मांगती है। उसकी आंखें झुकी हैं और मास्क के पीछे उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है जब वो वेल इन्फॉर्म्ड योशिनो कुन से कंप्यूटर्स के बारे में सीखने की इच्छा जाहिर करती है। वो एक सदमे की हालत में बैठा रहता है और खुद को कन्विंस करता है कि वो सपना नहीं देख रहा। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की उससे मदद की भीख मांगेगी। उसकी हाँ सुनकर हाशिकावा का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो डिसाइड करता है कि रात में अकेले बाहर पड़े रहने से अच्छा है कि उसकी मदद की जाए। तुरंत ही वो उसे वाईफाई के बारे में याद दिलाती है और उसे अपने घर पर एक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट करती है जो वहां से 5 मिनट के रास्ते पर है। योशिनो अपनी चिंता जाहिर करता है कि इतनी रात गए उसे देखकर उसके पेरेंट्स कैसा रिएक्ट करेंगे, पर वो उसकी नहीं सुनती और उसे अपने घर की तरफ खींच लेती है। अंदर ही अंदर उसका दिल खुशी से झूम रहा है जैसे वो उसके साथ डेट पर हो। वो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो एक ग्लैमरस स्काईस्क्रेपर में रहती है। वो आगे और चौंक जाता है जब बिल्डिंग में एंटर करने के लिए वो एक सिक्योरिटी कोड पंच करती है। जैसे ही वो उसे अंदर बुलाती है वो ऐसी पॉश जगह जाने से घबराता है क्योंकि उसने अभी तक का वक्त एक साधारण कमरे में गुजारा है। उसके चमकीले डुप्लेक्स में घुसते ही योशिनो की आंखें उसके लग्जूरियस और फैसिनेटिंग डिज़ाइन और फर्निशिंग से चौंधिया जाती हैं। वो मास्क के पीछे से उसकी बड़बड़ाहट को नोटिस करती है और अपना मास्क हटा देती है ताकि वो अच्छे से समझ सके। वो बिना मास्क के भी उसके स्ट्राइकिंग गुड लुक्स को देखकर दंग रह जाता है और मन ही मन उसे मिलियंस में रेटिंग दे देता है। वो रिपीट करता है कि इस जगह का इंटीरियर बहुत शानदार है और फैसिलिटीज़ भी अप्रोप्रिएट है। इसके विपरीत वो फैसिलिटीज़ से बेहद असंतुष्ट है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो उसे अपने कमरे की तरफ ले जाती है ताकि वो उसके कंप्यूटर को देख सके। देर रात उसके कमरे में अकेले होने के ख्याल से थोड़ा घबरा कर वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है ताकि वो उन्हें ग्रीट कर सके। उसे 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जब वो बताती है कि वो घर में बिल्कुल
बिल्कुल अकेली रहती है। वो जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी फैमिली से दूर रहती है। बेचारा योशिनो एंग्जाइटी से सांस नहीं ले पाता ये जानकर कि वो दोनों घर में बिल्कुल अकेले हैं। हाशिकावा उसकी हालत देखकर चिंतित होती है और शक के साथ उसे अपने बेडरूम में बुलाती है। उसे राहत मिलती है जब वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक सिंपल पर एलिगेंट बेडरूम और वहाँ की भीनी खुशबू देखकर हैरान रह जाता है। वो लैपटॉप की तरफ इशारा करती है जिसे चेक करना है और वो देखता है कि ये वही लैपटॉप है जो स्कूल ने सबको दिया था। अनकंफर्टेबल फील करते हुए वो डिसाइड करता है कि काम जल्दी निपटाकर यहाँ से भाग जाए। जब वो कहता है कि वो उसे थोड़ी देर छूने वाला है तो वो ब्लश करती है और मानती है कि उसे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब वो कंफ्यूज्ड है ये सोचते हुए कि आखिर उसने उसे बुलाया ही क्यों था, पर उसे जल्द समझ आता है कि शायद स्क्रीन पर कुछ सेंसिटिव कंटेंट हो सकता है, इसलिए वो पहले उसे छूने को कहता है, उसके एक्सपीरियंस लेवल के बारे में क्यूरियस होकर। शर्मीली लड़की थोड़ी पजल्ड और चिंतित लगती है तो वो एलिगेंटली आगे बढ़ता है, उसके खतरनाक हद तक करीब आते हुए। वो अपनी आंखें बंद करती है, खुद को संभालती है और अपने हाथ ऊपर उठाती है, पर वो स्मूथली उसके पास से गुजरकर उसकी जगह स्क्रीन को टच करता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो स्क्रीन सेटिंग्स डिस्प्ले करता है और अपार्टमेंट का वाईफाई पासवर्ड डालता है। वो साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी बोलता है ताकि वो अच्छे से समझ सके। वो बहुत ज़्यादा शर्म के मारे अपना चेहरा बिगाड़ लेती है और उसे बोलकर एक्सप्रेस भी करती है। वो उसे दिलासा देता है कि अगर उसे सेटअप नहीं पता तो कोई बात नहीं, उसे कहाँ पता है कि वो अपने खुद के ही कल्चर्ड ख्यालों से शर्मिंदा हो रही है। उसकी बातों से अनजान वो वेब ब्राउज़र ओपन करके अपना काम पूरा करता है और कनेक्शन कंफर्म करता है। उसकी स्पीड देखकर वो हैरान रह जाती है। वो मेंशन करता है कि अगली बार जब वो लैपटॉप स्विच ऑन करेगी तो वाईफाई अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। घबराहट में अपने हाथ मलते हुए वो जाने के लिए तैयार होता है, तभी वो उसे बेचैनी से रोक लेती है। वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है जब वो उसका हाथ पकड़ती है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। वो बात को टालने के लिए जाने की परमिशन मांगता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जब वो कहता है कि वो वापस पार्क में जा रहा है तो वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और चिंता जताती है कि वो बीमार पड़ जाएगा। झिझकते हुए वो बोलती है कि वो बिल्कुल अकेली रहती है, उसके घर में एक एक्स्ट्रा रूम है और रात भी काफ़ी गहरी हो रही है। वो परेशानी से सोचता है कि क्या वो इसका मतलब ये दे रही है कि वो उसके साथ रुक जाए, पर वो इस बात को कंफर्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि वो उसके लिए परेशानी नहीं बनना चाहता। वो ज़्यादा देर तक रुकने के लिए माफ़ी मांगता है जिससे वो तुरंत भड़क जाती है क्योंकि वो बेवकूफ़ वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है जबकि वो उसे रुकने के सीक्रेट सिग्नल्स दे रही है। अब योशिनो इनसिक्योर फील करता है क्योंकि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल लड़की के साथ बातें बिगाड़ना नहीं चाहता। अभी भी उसके ख्यालों में मगन वो लड़की गुस्से से डिक्लेयर करती है कि वो वाईफाई छोड़कर बाकी सारी मशीन्स में बिल्कुल बेकार है। वो मैकेनिक्स में प्रो होने के लिए उसकी तारीफ करती है, कम से कम उससे तो बेहतर है। उसे फिक्र है कि ऑनलाइन क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं और वो लैपटॉप ऑपरेट नहीं कर पाएगी। पागलों की तरह वो उसका हाथ पकड़ती है और अपने गाल पर रगड़ती है, इस इशारे के साथ कि वो उसके साथ ही रुक जाए। आखिरकार वो कंफर्म करता है कि क्या उसे थोड़ी देर रुकने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो आगे कहता है कि अगर वो परमिट करती है तो ये उसके लिए एक एहसान होगा। उसका चेहरा खिल उठता है, उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से उसकी आंखें चमकती हैं और वो खुशी खुशी उसे परमिशन दे देती है। वो हैरान हो जाता है जब वो डिक्लेयर करती है कि वो उसके डिसीजन से बेहद खुश है। तेजी से खुद को संभालते हुए वो बहाना बनाती है कि वो उससे मशीन्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकती है। वो उसे जितना हो सके उतनी मदद करने का वादा करता है। जैसे ही वो फ्लश फेस के साथ प्यारी सी स्माइल करती है, उसे यकीन नहीं होता कि ये वही उसकी क्लास की घमंडी ब्यूटी है। जल्द ही वो एक दूसरे को अपने सपोर्ट का भरोसा दिलाते हैं। उस वक्त एक नादान योशिनो उसकी आंखों की उस हवस भरी नज़र को इग्नोर कर देता है और उसकी तरफ से झूठ बोलने का थोड़ा सा भी शक नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हाशिकावा, जिसे उसकी फैमिली बहुत ही बुरी झूठी मानती है, याद करती है कि कैसे वो हमेशा अपनी मासूम आंखों से झूठ बोलते हुए पकड़ी जाती थी। वो हमेशा इस बात को लेकर थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस रहती थी, पर आज वो खुशी से उछल पड़ती है क्योंकि योशिनो को थोड़ा भी शक नहीं हुआ। वो ग्रेटफुल और रिलीफ फील करती है कि अब से वो उसके साथ रहने वाली है और उससे झूठ बोलने का अफसोस भी करती है। ये रिवील होता है कि उसने उससे पार्क में बाय चांस नहीं ढूंढा था। पहले जब उसने सुना कि स्टूडेंट डॉर्मेट्री बंद हो रही है तो उसके दिमाग में आया कि योशिकुन भी तो वहीं रहता था। उसने सोचा कि क्या वो अपने घर वापस जा चुका है, क्योंकि उसकी वेल बीइंग उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। फिर उसने इस पॉसिबिलिटी पर गौर किया कि शायद वो नहीं गया हो। तेजी से एक्सपर्ट की तरह अपना लैपटॉप ऑन करते हुए, क्योंकि वो आखिर क्लास की टॉपर है, ये क्लियर हो जाता है कि वो मशीन्स के मामले में बुरी नहीं है। वो तुरंत अंदाज़ा लगाती है कि पार्क के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां योशिनो रात में जा सके। इस तरह से वो उसे वहां ढूंढती है। दूसरे शब्दों में, वो वाईफाई सिग्नल पकड़ने नहीं बल्कि योशिनो को पकड़ने बाहर निकली थी। जब वो उसे देखती है तो वो पूरे टाइम खुशी से चमक रही थी, जिसे उसने अपने मास्क के पीछे बहुत बखूबी छुपाया था। मशीन्स के बारे में कुछ ना पता होने का झूठ बस उस वक्त का बनाया हुआ बहाना था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे अपने घर कैसे बुलाए।
वो एंट्रेंस सेरेमनी से पहले के टाइम को याद करती है जब उसका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा था। स्प्रिंग ब्रेक में आधे घंटे तक अकेले वहाँ खड़े हुए थे और आसपास कोई नहीं था। किस्मत से योशिनो वहाँ से गुजरता है। वो उससे मदद मांगती है और वो बिना किसी इंटरेस्ट के क्विक चेक के लिए उसका फ़ोन लेता है। वो हैरान रह जाती है जब वो कुछ ही सेकंड्स में प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है। बताता है कि बस फ्री वाईफाई से कनेक्ट करना था। ये उनकी पहली मीटिंग थी। वो बताती है कि उसका फ़ोन नया है और वो अभी यहाँ शिफ्ट हुई है। ये मानकर कि शायद वो उसी सेम स्कूल में एनरोल होने वाली है, वो उसे कभी भी मदद ऑफर करता है। हाशिकावा के लिए तो ये लव एट फर्स्ट साइट था। एनरोल होने के बाद वो उसे क्लासरूम में देखती है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, रिजर्व्ड, काम और सिंसियर। वो पूरी तरह उसके प्यार में पागल हो जाती है, पर कन्फेस नहीं कर सकती क्योंकि वो झूठ बोलने में बहुत खराब है। वो उम्मीद करती है कि वो आई कांटेक्ट के जरिए उसकी फीलिंग समझ जाएगा। वो उसकी नज़रों, टच और रिस्पॉन्स के बारे में सपने देखती है। जैसे जैसे उसका वन साइडेड लव बढ़ता है, उसके इमोशंस और भी वाइल्ड हो जाते हैं और आज वो सक्सेसफुली उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाने में कामयाब हो ही जाती है। वो उसके और मज़े लेने का प्लान बनाती है ताकि वो उसके प्रेशियस रिएक्शंस को देख सके। करीब आने की एक ज़बरदस्त तलब के साथ वो उसे लगातार ट्रिक करने का तय करती है ताकि वो उस पर और ज़्यादा निर्भर हो जाए। थोड़ी देर पहले जब उसने करीब करीब उसे छू लिया था तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। बस उस पल के बारे में सोचकर ही वो शर्मा जाती है। खुद को शांत करके वो इसके थोड़ा और करीब आने के इस कठिन चैलेंज को पार करने का फैसला करती है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी हटाए जाने में अब कम समय बचा था, तो वो लॉकडाउन के इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ बिताने का लक्ष्य रखती है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के दृढ़ निश्चय के साथ, जहां योशिनो के पास उसकी पेशकश को मानने के अलावा कोई और चारा ना हो, वो शांति से सब मैनेज करने का प्लान बनाती है और थोपने यानी असर्टिव होने से बचती है। खुद को ललचाने का सारा दोष योशिनो पर डालते हुए वो उसे पहला मूव करने के लिए मजबूर करती है, अपने झूठ और इरादों को पूरी तरह छुपाते हुए। अचानक से उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है जिससे वो रोज की तरह रेड हो जाती है। वो सोचती है कि क्या वो चुपचाप योशिनो के बेड पर सरक जाए, पर यह अभी भी रिस्की था क्योंकि वो पहले से ही साथ रहने के इस आइडिया पर घबराया हुआ था। योशिनो बेचैनी में नींद में घूमता है क्योंकि कोई चीज लगातार उसकी आंख को छू रही थी। वो कुछ सॉफ्ट और कुशनी लग रहा था। उसकी आंखें खुलती हैं और वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि हाशिकावा शांति से उसके साथ चिपक कर सो रही है। वो डर के मारे चीख मारता है जिससे वो अचानक जग जाती है और नींद में अपनी आंखें मलती और उबासी लेती है। वो इस पूरे हंगामे पर कंफ्यूज लगती है। उसे देखकर वो बौखलाकर उसके अचानक बेड पर आने का कारण पूछता है। वो शांति से बताती है कि वो तो अपने कमरे में है। योशिनो को समझ आता है कि एक इमरजेंसी के कारण उसकी किस्मत उसे अपने क्लास की सबसे सुंदर लड़की हारुका हाशिकावा के घर में ले आई है। जहां तक उसे पता था, उसका बेडरूम बगल वाले कमरे में है। ये पता चलता है कि भारी नींद में होने के कारण वो गलती से गलत कमरे में चली गई थी। वो कैजुअली माफी मांगती है और बताती है कि वो नाश्ते पर उसका इंतजार करेगी। जैसे ही वो निकलती है, वो अचानक उस झटके के बाद वाले असर से खुद को उभरने की कोशिश करता है। वो पूरी तरह परेशान होकर अपनी कल रात की हरकतों पर शक करता है। फिर सब पिंक चीजों के बीच बाथरूम में मेंस आइटम्स देखकर कंफ्यूज हो जाता है। जरूर वो उसके बॉयफ्रेंड के ही होंगे, वरना कहीं वो अपने घर से ही सीक्रेटली लड़कों का सैलून तो नहीं चला रही। ये ख्याल उसके लिए थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि वो हमेशा उसे बहुत ही शरीफ और ठीक लड़की समझता था। पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वो उसके घर में खुद को थोड़ा अजीब महसूस करता है और उम्मीद करता है कि वो उसके लिए कोई परेशानी ना बने। आशिकावा किचन में अचानक उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसका नाश्ता बनाना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। पर बेचारा योशिनो उसकी खूबसूरती को देखकर अपना चेहरा और नखरे बिगाड़ लेता है। वो मदद ऑफर करता है पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे सिर्फ खाना बनाना है। जब वो एक्सपर्ट की तरह कटोरे में एग्स फोड़ती है तो वो उसकी अमेजिंग कुकिंग स्किल्स देखता है। वो एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि वो अकेले रहती है, इसलिए उसे थोड़ी बहुत कुकिंग आनी ही चाहिए थी। उसे मशीन्स यूज करने में उसकी नासमझ पर चिंता होती है। उसे राहत मिलती है कि कम से कम वो स्टोव और माइक्रोवेव चला सकती है। अचानक उसके मशीन्स यूज ना कर पाने का वो झूठा बहाना उसके दिमाग में फ्लैश हो जाता है। वो तेजी से बोल पड़ती है कि उसे वो यूज करने नहीं आते और इसीलिए उसे प्रॉब्लम हो रही है। वो सोच में पड़कर अपना सर खुजाता है और उसके लिए सॉरी फील करता है क्योंकि इन सब के चलते उसके लिए अब तक मैनेज करना काफी मुश्किल रहा होगा। जब वो एक फेक स्माइल देती है तो राइस कुकर की तेज डिंग आवाज से सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। उसके चेहरे पर एक हैरान एक्सप्रेशन देखकर वो जल्दी से बीच में बोलती है कि उसने बहुत लगन यानी कि इमेंस डेडिकेशन के साथ राइस कुकर ऑपरेट कर ही लिया। एक शक्की योशिनो उसकी मेहनत की तारीफ करता है, पर वो फंसी हुई है और इस ऑकवर्ड सिचुएशन को अपने झूठ के साथ अलाइन करने की पूरी कोशिश कर रही है। आखिरकार वो झुकती है, अपने चेहरे पर लिखे सच को छुपाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्टोव चलाना सिखाए। वो स्टोव के स्विच की तरफ पॉइंट करता है और एक्सप्लेन करना शुरू करता है, पर वो उसे रोकती है और उससे खुद करके दिखाने को कहती है।
उसकी निराशा के बावजूद वो कच्चे अंडे वाले चावल से ही खुद को संतुष्ट कर लेता है, क्योंकि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ज़रूरतमंद नखरे नहीं कर सकते। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर वो उसके करीब आता है, ये दिखाने के लिए कि स्टोव कैसे चलाते हैं। ऐसा करते वक्त उनकी बॉडीज अनजाने में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। दोनों को एक जोरदार झटका लगता है। योशिनो शर्म से पूरा लाल हो जाता है और झिझकते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। वो उसके लाल चेहरे को पॉइंट आउट करती है और वो बहाना बनाता है कि ये पॉट से आने वाली गर्मी की वजह से हो सकता है। बाद में योशिनो हाशिकावा के बनाए हुए डिलीशियस नाश्ते के मज़े लेता है और वो उसे खाता हुआ देखकर खुश हो जाती है। उसे इस अच्छे से तैयार किए गए खाने पर यकीन नहीं होता, बावजूद इसके कि उसे अप्लायंसेस चलाने नहीं आते। वो खुद को इतना स्वादिष्ट खाना खाने के लिए किस्मत वाला मानता है। वो उसे आश्रय, शेल्टर, खाना और कपड़े देने के लिए अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। वो उसे कैजुअल समझकर टाल देती है, पर वो नए ब्रांड कपड़ों के पैसे चुकाने का ऑफर करता है। वो ये पूछे बिना नहीं रह पाता कि क्या वो कपड़े उसके बॉयफ्रेंड के हैं। उसका सीधा सवाल उसे बुरा लगता है और वो ऐसी किसी भी बात से इनकार करती है। वो क्लेम करती है कि वो ऐसे कपड़े इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए खरीदती है। एक पछताते हुए योशिनो अपनी जल्दबाजी के लिए माफ़ी मांगता है। वो रिवील करती है कि वो पहला इंसान है जिसे उसने अपने घर आने दिया है। वो इंस्टेंटली इतने जल्दबाज होने के लिए गहरे अफसोस में डूब जाता है। अपनी गलती सुधारने के लिए वो उसकी किसी भी चीज़ में मदद करने का ऑफर देता है। जब वो कंफ्यूज दिखती है तो वो एक्सप्लेन करता है कि कल तक उसकी किस्मत में पार्क में सोना लिखा था, पर अब उसकी बदौलत वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। इस वजह से वो उससे कोई भी एहसान मांग सकती है। अंदर ही अंदर वो कल्चर्ड लेडी चाहती है कि वो उसके साथ वाइल्ड हो जाए, पर फिर वो खुद को संभालती है और उसे एक शॉपिंग डेट के लिए पूछती है। वो एक्सप्लेन करती है कि बाद में वो हमेशा अपना खाना एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि अकेले ये सब करना मुश्किल है। वो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं छोड़ते हुए इंस्टेंटली उसके लिए कुक करने का ऑफर देता है। वो प्राउडली इंस्टेंट नूडल्स या इंस्टेंट फूड बनाने का ऑफर देता है, जिसे सुनकर उसे बहुत हंसी आती है। वो खुद को जोर से हंसने से रोकती है और फिर अपनी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। उसे पूरी तरह से घबराया हुआ देखकर वो उसे कुकिंग की जिम्मेदारी देने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसके द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ बहुत स्वादिष्ट होगी। वो आंखें फाड़कर उसे देखता है और फिर उसकी खुशी के लिए स्माइल के साथ हाँ कर देता है। योशिनो को हाशिकावा के घर रुकने में इतना मज़ा आ रहा है कि वो उस मिस्टीरियस वायरस के बारे में पूरी तरह से भूल गया है, जो दूर दूर तक फैल चुका है। करंट सिचुएशन इतनी केओटिक हो चुकी है कि या तो ज़रूरत का सामान अवेलेबल नहीं है या फिर होर्डिंग प्रैक्टिसेस की वजह से आसमान छूती कीमतों पर बेचा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुपरमार्केट्स घबराए हुए बायर्स से भरे पड़े हैं, जो सब बिना वजह अपना स्टॉक जमा करने के लिए भाग रहे हैं। हाशिकावा सेल्फ सर्विस चेकआउट काउंटर यूज करने का रिजॉल्व करती है, क्योंकि इस तरह से ये जल्दी हो जाता है। योशिनो को इस बात पर शक है कि क्या वो चेकआउट मशीन यूज कर सकती है, तो वो मुस्कुराती है और उसके शक को हाँ में बदल देती है कि वो नहीं कर सकती। वो उसे सिखाता है कि बारकोड स्कैनर कैसे यूज करते हैं, और ऐसा करते वक्त वो फील कर सकता है कि उसकी ताकती हुई नज़र उसके चेहरे पर है, जिससे वो घबरा जाता है। वो चाहता है कि वो इस बात पर फोकस करे कि ये काम कैसे किया जा रहा है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है। वो चालाक लड़की स्मार्टी पैंट्स तुरंत पलटकर जवाब देती है कि वो ये चेक कर रही है कि उसका मास्क अपनी जगह पर है। नेक्स्ट वो अपने वॉलेट से एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकालती है और डिक्लेयर करती है कि बिल वो पे करेगी। एक एमेच्योर के हिसाब से वो काफ़ी स्किलफुली अपने कार्ड को कार्ड मशीन पर स्लाइड करती है, और वो उसकी इस हरकत को इग्नोर करने का नाटक करता है। स्टोर से बाहर आने के बाद वो ऑब्जर्व करता है कि जो स्ट्रीट्स और शॉप्स पहले भीड़ और शोर शराबे से भरी रहती थी, वो अब डरावनी हद तक सुनसान है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी और ही दुनिया में भेज दिया गया हो। वो उसकी इस हैरानी को ऑब्जर्व करती है और पूछती है कि क्या वो किसी खास जगह रुकना चाहता है। असल में वो उसके एहसानों के बदले उसे ट्रीट देने के लिए किसी जगह की तलाश कर रहा है, पर सब कुछ बंद है। वो उसे दिलासा देती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सजेस्ट करती है कि वो घर पर ही अपना खुद का कैफ़े बना सकते हैं। जल्द ही वो उस ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचते हैं, जहां वो उस पेडिस्ट्रियन बटन की तरफ पॉइंट करता है जिसे दबाना पड़ता है। हमेशा की तरह जब वो नासमझी दिखाती है तो एक इमोशनलेस योशिनो से बताता है कि इसे कैसे करना है। वो सोचता है कि भले ही वो उसकी क्लास की टॉप नॉच स्टूडेंट है, पर वो भी इंसान ही तो है, तो उसका इम्परफेक्ट होना नेचुरल, स्वाभाविक है। कुछ फील्ड्स में वो आगे निकल जाती है, जबकि दूसरों में वो पीछे रह जाती है।
गहरे ख्यालों में खोए हुए वो उसकी रेसिडेंस बिल्डिंग पहुंच जाते हैं और वो उससे एलिवेटर का बटन दबाने को कहता है। हमेशा की तरह वो बेवकूफ़ होने का नाटक करती है, इसलिए वो उसे सिखाता है कि ऐसा कैसे करना है। वो शर्माते हुए उसे शुक्रिया कहती है और उसे ये अजीब नहीं लगता जब तक कि एक बिजली की तरह उसके दिमाग में ये बात नहीं कौंधती कि वो मशीन्स चलाने में बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उसे बिल्कुल साफ याद आता है कि जब उसने पहली बार उसे अपने घर बुलाया था तब उसने खुद ही एलिवेटर का बटन दबाया था। फिर उसके दिमाग में बाकी सारी उलझी हुई बिखरी कड़ियां जुड़ने लगती हैं और उसे समझ आता है कि उसे कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया गया है। हैरानी के साथ वो उसकी आंखों में देखता है और उनमें एक अजीब सी चमक पाता है। वो एक पल के लिए दंग रह जाता है और फिर शांत मैकेनिकली दूसरी तरफ देखने लगता है। उसकी मेहनत की तारीफ करता है क्योंकि उसमें ये बताने की हिम्मत नहीं आती कि उसने उसका झूठ पकड़ लिया है। फिर भी वो इस बात को जानने के लिए बहुत क्यूरियस उत्सुक है कि आखिर उसने उसे झूठ क्यों बोला। जब वो उसकी मदद करने के लिए खुशी से मुस्कुरा रही होती है तो उसे अचानक से उस मुस्कुराहट को हमेशा बरकरार रखने की तलब उठती है। वो मशीन्स ना चला पाने के झूठ पर गौर करता है। वो सोचता है कि क्या वो उसे अपने घर में फंसाना चाहती है। इसी बीच हशिकावा उसे आराम करने को कहती है, ये सोचते हुए कि वो सारे भारी बैग्स उठाकर थक गया होगा। वो उसे देखता रहता है, उसके मन की बात जानने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि उसे उसके रिएक्शंस में मजा आता है और मान लेता है कि उसके इरादे गलत मलिशियस नहीं है। हालांकि वो अभी भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि शायद लड़की उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखती है। वो उसे दोष नहीं दे सकता क्योंकि बाहर की दुनिया भी अब उलट-पुलट की हालत में है, इसलिए शायद उसकी फीलिंग्स भी संतुलन खो बैठी, ऑफ बैलेंस। योशिनो अपने सूने पड़े स्कूल का हाल देखने के लिए निकलता है। उसे थोड़ी राहत मिलती है कि हशिकावा उसके साथ नहीं है क्योंकि उसके घर पर उसके दिमाग में हमेशा अजीब-अजीब ख्याल आते रहते हैं कि वो दोनों वहाँ अकेले हैं। वो बिना किसी मकसद के ऐसे ही टहलता है, डॉर्म्स के दोबारा खुलने के बारे में सोचते हुए। ये नोटिस देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि स्कूल ग्राउंड्स में आना मना है। उसे पिछले दिनों की स्टूडेंट्स की वो आम भीड़ और शोर शराबे की याद आती है और यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी स्कूल क्लब एक्टिविटीज से भरा रहता था। वो वापस लौटने का फैसला करता है क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। डॉर्मेट्री से निकाले जाने और बाकी जगहों से भगाए जाने के बाद भी उसे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है, पर अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है और वो मान लेता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। घर पहुंचने पर एक थोड़ी शर्माई हुई फ्लश्ड हशिकावा उसका वार्मली वेलकम करती है। वो एक पल के लिए उसकी चमकती हुई नज़रों को देखकर दंग रह जाता है। वो चिंता में सोचती है कि क्या वो थक गया है। वो अनाउंस करता है कि वो पहले फ्रेश होगा, तो वो डिसाइड करती है कि उसके फ्री होने के बाद वो दोनों मिलकर डिनर बनाएंगे। वो हाँ कर देता है, पर अपनी इस अजीब सिचुएशन को लेकर अभी भी सुन्न डेज्ड महसूस कर रहा है। उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वो अकेला होता तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गया होता। इसी बीच वो अपना एप्रन बांटती है और उससे उसके पसंद के खाने के बारे में पूछती है ताकि वो उसी हिसाब से उसे तैयार कर सके। योशिनो उसे घूरता रहता है, ये सोचते हुए कि भले ही वो मशीन्स चलाने में उतनी बुरी नहीं है जैसा वो दिखावा करती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो उससे झूठ क्यों बोलेगी। पर वो उसके साथ ही रहना चाहता है क्योंकि उसकी आलीशान हवेली में रहना और दिन में 3 बार भरी प्लेट खाना मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। वो उसके झूठ को इग्नोर भी करता है और इस बात को लेकर पॉजिटिव है कि शायद वो एक दूसरे के करीब आ जाएं। वो पूरी तरह जानता है कि ऐसी बंद सिचुएशन में एक दूसरे के नज़दीक आना तो अनअवॉइडेबल तय है। उसे तो ये डिल्यूजन भी होने लगता है कि नम आंखों के साथ हशिकावा उससे अपने प्यार का इजहार कर रही है। वो रिजॉल्व करता है कि इस लैविश लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए उसे सावधान रहना होगा कि वो हशिकावा को किसी भी तरह से ऑफेंड न करे। बाद में उसे फर्श पर औरतों के अंडरगारमेंट्स का एक छोटा सा जोड़ा मिलता है। वो उन्हें उठाता है और ये सोचकर ही कांप उठता है कि शायद ये हशिकावा के हैं। ये सोचकर ही वो परेशान हो जाता है कि कहीं लड़की उसे हंगे हाथों ना पकड़ ले, इसलिए वो उन्हें वापस रखने का डिसाइड करता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, न जाने कहाँ से बिना कोई इमोशन दिखाए स्टोनी फेस्ट हशिकावा सामने आ जाती है और उसे कल्चर्ड बुलाती है। बेचारा लड़का इतने सदमे में है कि खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाता। इसके बजाय वो बुरी तरह घबराकर उसके सामने झुक जाता है और गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। वो उसे थ्रेटनिंग तरीके से उसके अंडरक्लोथ्स के साथ छेड़छाड़ करने पर सवाल करती है। वो कमजोर आवाज में प्रोटेस्ट करता है कि उसने बस उसे अनजाने में उठा लिया था। वो उसकी उस बदहवास हालत को सोच में पड़कर देखती है, जबकि उसे पूरा यकीन है कि वो बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है और उसे जल्द ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसकी वो सारी डरावनी चिंताएं तब सच साबित होने लगती हैं जब वो गुस्से से उसे एक चीज़ी घटिया इंसान बुलाती है और उसे अलविदा कहती है।
शर्म से कांपते हुए वो हकलाते हुए समझाने की कोशिश करता है। तभी वो डिक्लेयर करती है कि वो तो बस उसके साथ मजाक कर रही है। हैरानी की बात है, वो अपना चेहरा उठाता है और पाता है कि वो शैतानी से मुस्कुरा रही है। वो उसे आश्वासन देती है कि वो उस पर गुस्सा नहीं है। दरअसल वो उस रिस्की आइटम को वहां खुले में छोड़ने के लिए माफी मांगती है। बिना सोचे समझे वो बोल पड़ता है कि वो रिस्की आइटम काफी स्मूथ फील हो रहा है। अपनी गलती का एहसास होते ही वो तुरंत मुंह के बल गिर जाता है और इस तरह माफी मांगने लगता है जैसे कल का दिन ही ना हो। उसे पता है कि इस बार उसने एक बेवकूफ की तरह अपनी सारी हदें पार कर दी है और अब उसे बाहर निकाल दिया जाना पक्का है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो क्लेम करती है कि वो उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। जैसे ही वो हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखता है, वो शर्माना छोड़कर थोड़ा और नीचे झुकती है और अपने बड़े क्रीमी मेलन्स एक्सपोज कर देती है जिनकी तरफ नजर डाले बिना वो खुद को रोक नहीं पाता। तुरंत वो गिल्ट और तड़प में अपनी आंखें भींच लेता है और माफी मांगते हुए अपना सिर फिर से जमीन पर रख देता है, पागलों की तरह। वो उसके इस अजीब रिएक्शन पर हैरान हो जाती है जब वो जोर से कबूल करता है कि उसे सब दिख गया है। अचानक उसे समझ आता है कि उसके कहने का क्या मतलब था और वो शर्माते हुए अपने झीने से श्रक से अपना सीना ढक लेती है। एक ऑकवर्ड खामोशी के बाद वो उसे आश्वासन देती है कि उसे उसके झांक कर देखने से कोई ऐतराज नहीं है, जिससे वो और भी ज्यादा चौंक जाता है। वो वजह बताती है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि आखिर वो उसी ने तो उसके ट्विंस को देखा है। उसे लगता है कि लड़की को उसके आसपास ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि वो एक लड़का है। इसकी जगह उसके मुंह से खुद ही ये निकल जाता है कि अब से वो खुद ज़्यादा संभल कर रहेगा और वो ड्रेसिंग रूम पहले यूज़ कर सकती है। ये बोलते ही बिना कुछ ऐसा और फालतू बोले जिससे उसे और शर्मिंदा होना पड़े, वो थिथरा कर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस खोने और कुछ ऐसा बुरा कर बैठने पर परेशान होकर सांस छोड़ती है। ये रिवील होता है कि उसने जानबूझकर अपनी अंडीज वहां गिराई थी, पर उसे इस बात का अफसोस है क्योंकि अंत में इसे देखकर उस लड़के की हालत ही खराब हो गई थी। उसे अपने उस नाटक पर पछतावा है जिसके जरिए उसने उसे इतना गिल्टी फील करवाया था। इस तरह के हाहाकार में संडे आ जाता है, पर पता नहीं कैसे योशिनो को यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतनी शांति से बीत जाएगा। वो हाशिकावा की उसके लगातार करीब आने की कोशिशों को लेकर अनकंफर्टेबल फील करता है। हालांकि मुद्दा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर वो अपने फ़ोन स्क्रीन के शो ना होने पर अनजान बनने का नाटक करती है। जब वो हाँ करता है तो वो हल्के से उसके चेहरे से अपने गाल टिका लेती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो फ़ोन चलाते टाइम उसे ध्यान से देखेगी। एक लाल शर्माया हुआ योशिनो उसके इस एक्शन से चिढ़ नहीं पाता। वो ये क्लेम करती है कि इस तरह से वो बेहतर सीख पाएगी। जैसे ही वो थोड़ा झुकती है, उसका सारा ध्यान भटक जाता है। फिर वो गर्म पानी ना आने की शिकायत करती है और उसके हाथ पकड़कर दिखाती है कि उसके हाथ कितने ठंडे हो गए हैं। एक प्लेफुल लुक के साथ वो पूछती है कि क्या वो अपनी गर्माहट उसके साथ शेयर कर सकता है। शर्मिंदा पर राजी होकर योशिनो उसे अपने हाथ तब तक पकड़ने देता है जब तक अचानक से गर्म पानी आना शुरू ना हो जाए। फिर वो बाथरूम की खराब लाइट्स के बारे में रोते हुए बोलती है। वो शर्म के मारे अपने दांत पीसता है और लाइट्स चेक करने आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो अपने चेहरे पर एक वार्म स्माइल के साथ आकर उससे लिपट जाती है। वो नोट करता है कि वो उससे चिपकने के अलग अलग तरीके ढूंढने की कोशिश करती है, जबकि ऐसा दिखावा करती है जैसे वो स्टोन एज में जी रही हो। वो गहराई से उलझन में है क्योंकि उसे फिक्र है कि उसकी ये लिमिट पार कर देने वाली चिपचिपाहट कहीं उसे कंट्रोल खोने पर मजबूर ना कर दे। वो अपने जज्बातों को काबू में रखने और संयम बरतने की पूरी कोशिश करता है। बाथरूम लाइट के केस में वो उसे आश्वासन देता है कि वायरिंग खराब थी, अब इसे ठीक कर दिया गया है। हालांकि लाइट्स तो पहले से बिल्कुल ठीक चल रही थी, पर वो डर जाता है क्योंकि हालात उसके हाथ से निकले जा रहे हैं और उसे उसकी मर्यादा और अपनी इस शानदार लाइफस्टाइल दोनों को बचाना है। वो जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखने का तय करता है। उसकी इस संयम से वो निराश होती है और नोटिस करती है कि बाथरूम लाइट वाले इंसिडेंट के बाद वो हमेशा उससे बात करते वक्त एक सेफ दूरी बनाए रखता है या फिर तेजी से अपने कमरे में घुस जाता है। उसे एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही चीप हो गई थी और उसे हर चीज़ के बारे में इतनी जल्दबाजी करने का अफसोस है। वो खुद को ऐसे गर्म पानी में डालती है जैसे कि अपनी शर्मिंदगी को डुबोने की कोशिश कर रही हो। एक झटके से आए विचार में वो अचानक से पानी से बाहर निकल आती है और उसे समझ आता है कि वो हालात को ऐसे ही छोड़कर नहीं बैठ सकती। अगले ही पल वो डरते हुए उससे अपनी गलतियों पर सवाल करती है। वो उसे एक फेक स्माइल देकर दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और इस बात को लेकर अपनी परेशानी जाहिर करती है कि पिछले कुछ दिन से वो उसे इग्नोर कर रहा है। वो तुरंत ही अपनी नज़रें फेर लेता है और बेवकूफ़ी से मुंह से निकाल देता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व कर रहा है। अंदर ही अंदर वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो एक बुरी यानी मिजरेबल शक्ल बनाकर डिक्लेयर करती है कि वो समझती है कि वो एक साथ रहते हुए उससे कोई फ़ायदा उठाना नहीं चाहता। वो तुरंत टोकते हुए कहता है कि वो इसकी जगह उससे कोई बीमारी पकड़ना ज़्यादा पसंद करेगा, पर फिर अचानक मुंह से निकली इस बात को लेकर अपने किए पर बुरी तरह पछताने लगता है।
हौसला मिलने पर वो उसके डेंजरसली उतना करीब आती है और ये कहती है कि अगर ये उसे यानी लड़के को इन्फेक्ट ना करने जितना करीब है तो वो उससे चिपक कर रह सकती है। योशिनो उलझन में था क्योंकि उसके सारे दूर रहने के मंत्र तब फेल हो जाते हैं जब वो उसे ऐसे देखती है। उसकी सैटिस्फाइस मुस्कुराहट देखकर राहत में आया योशिनो रिलैक्स करता है जब वो उसके पास आकर बैठती है, भले ही वो लड़की खुद ध्यान लगाने में स्ट्रगल कर रही थी। आखिरकार वो लड़का जिसे वो सीक्रेटली क्लास में पसंद करती थी अब उसके बगल में बैठा है। इस दृढ़ इरादे यानी डिटर्मिनेशन के साथ कि वो उसकी नफरत नहीं मोल लेगी, वो सावधानी से अपने मशीन्स न चला पाने के बनावटी अनजानपन को छुपाए रखती है, ये उम्मीद में कि वो कभी ये जान न पाए। इसी बीच योशिनो को ऑनलाइन क्लासेस का पता चलता है कि ये कल से शुरू होने वाली है और सोचता है कि क्या वो हाशिकावा को अपने बगल में बिठाकर उन्हें ठीक से संभाल पाएगा। योशिनो हाशिकावा के घर फ्राइडे नाइट को पहुंचा था, एक कठिन वीकेंड से गुजरा और अब ये मंडे मॉर्निंग है। उसे रियलाइज होता है कि यहाँ आने के बाद समय पंख लगाकर उड़ गया। जैसे ही वो अंगड़ाई लेती है उसके दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं क्योंकि वो परी इस आधे नींद के स्टेट में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। जब वो उसके बगल में खड़े होकर अपने दांत ब्रश करता है तो वो लगातार उन सारी मना यानी प्रोहिबिटेड चीज़ों के बारे में सोचने की शुरुआत करता है जो उसकी लिप्स से होती है। जब वो उसको एक स्पेसिफिक एंगल से देखता है तो उसका लकी पीक उसकी क्रीमी क्लीवेज पर पड़ जाता है। शर्माते हुए वो अपनी नज़रें घुमा लेता है, पूरी कोशिश करता है कि उसके मन में कोई गंदे यानी कल्चर्ड ख्याल ना आए, पर यह नामुमकिन सा था। वो देखती है कि वो सोच में खोया हुआ है तो वो अंदाज़ा लगाती है कि उसे शायद फेस वॉश करने के लिए सिंक चाहिए होगा। जैसे ही वो उसके लिए जगह बनाती है वो अचानक फिसल जाती है और उसके ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे वो पूरी तरह बौखला जाता है। वो डर के मारे सदमे की हालत में तुरंत पीछे हटता है और उससे पागलों की तरह यानी हिस्टेरिकली माफ़ी मांगने लगता है। उसकी घबराहट शांत करने के लिए वो उस पर जोर से चिल्लाकर कहती है कि सब ठीक है और उसके उस पागलपन यानी फ्रीक शो वाले सपोर्ट के लिए उसको थैंक यू बोलती है। वो उसे थोड़ी देर वॉशरूम में अकेला छोड़ने का डिसाइड करती है और वहाँ से चली जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है और वो अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लेता है जैसे उसने हवा यानी इमेजिनरी कुछ होल्ड किया हुआ हो। हालांकि ये एक अचानक हुआ एक्सीडेंट यानी हादसा था। वो इस बात से चैन की सांस लेता है कि लड़की ने कोई तमाशा नहीं बनाया। फिर भी वो उम्मीद करता है कि वो उसका इरादा जान नहीं पाया। वो खुद को थप्पड़ मारता है और उस शर्मनाक सीन को दिमाग से निकालने की कोशिश करता है। वो बात छोड़ आगे बढ़ने का तय करता है क्योंकि उस दिन से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली थीं और ये भी ठीक वैसे ही रेगुलर क्लासेस के शेड्यूल जैसे होंगे। स्टूडेंट्स इन्हें अपनी यूनिफॉर्म्स में ही अटेंड करेंगे। टीचर्स इनको अपने क्लासरूम्स में पढ़ाएंगे जबकि स्टूडेंट्स क्लासेस अपने घरों से अटेंड करेंगे। पिछले दिन हाशिकावा ने योशिनो से पूछा था कि क्या वो उसके साथ बैठकर क्लासेस लेना कंफर्टेबल समझेगा। हालांकि उसने साफ इनकार कर दिया और रीज़न दिया कि उसे अपनी क्लास अपने ही रूम में लेनी चाहिए क्योंकि वो उसके लिए किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहता था। साथ ही वो नहीं चाहता था कि इन दोनों के एक साथ रहने के बारे में दूसरों को पता चले क्योंकि इससे बिना वजह की बदनामी शुरू हो सकती है। इसीलिए फिलहाल योशिनो डाइनिंग रूम में अकेला क्लास ले रहा है। क्योंकि ये इनकी पहली रिमोट क्लास है तो ये थोड़ी छोटी होगी। जैसे ही वो क्लास में फोकस करने की कोशिश करता है, टीचर डर के बारे किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए हाशिकावा का नाम जोर से पुकारते हैं। जब वो कोई रिप्लाई नहीं देती तो टीचर अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद उसका कनेक्शन टूट गया होगा। योशिनो भी ये देखकर हैरान है क्योंकि टीचर सभी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, तो अगर गलती से हाशिकावा ने क्लास छोड़ दिया होगा तो वो ज़रूर पकड़ी जाएंगी। टीचर बात को समझते हुए बोलती है कि क्योंकि ये पहली बार है, कनेक्शन डिसरप्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही वो हाशिकावा को लेकर फिक्र में नहीं है क्योंकि पढ़ाई में वो बहुत तेज़ है। पर योशिनो को उसकी बहुत फिक्र होती है। उसके बाद टीचर योशिनो को वही सवाल करने के लिए बुलाती हैं। बेचारा योशिनो डर से घबरा उठा क्योंकि उसे आज तक कभी किसी सवाल के लिए नहीं पूछा गया था। अचानक न जाने कहां से हाशिकावा आती है और उसके कानों में कुछ फुसफुसाती है और वो उसे डरते हुए देखता है। टीचर योशिनो की इस अजीब हालत देखकर समझ नहीं पाई तो वो जल्दी से एक बहाना बनाता है कि उसके रूम में कहीं से कॉकरोचेस आ गए हैं। टीचर फिक्र के साथ हाल पूछती है तो वो वहां से जाने की माफ़ी मांगकर थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो जल्दी से उसके तरफ मुड़ता है और उसे इस हालत में परेशान देखकर बौखला जाता है। डर के मारे कांपते हुए लड़की ने उससे उन रेंगने वाले कीड़ों के बारे में पूछा। उसने क्लियर करते हुए कहा कि उसने टीचर से झूठ बोला था ताकि वो क्लास डिस्कनेक्ट कर पाए। ये सुनकर वो आह भर के रिलैक्स होती है और उसे बताती है कि उसका कंप्यूटर अब नहीं चल रहा है। वो लैपटॉप लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है पर लड़की बहुत सफाई से उसको टाल कर उसके हाथ से लैपटॉप छुड़ाकर डेस्क पर रख देती है।
उसके बाद वो इशारा करके उसे परेशान करती है कि वो अपना लैपटॉप उसके बगल में ले आए और वहीं उसके पास रखे। वो ऐसा ही करता है और डर डर के उसे देखता रहता है। वो उस वक्त बहुत चौंक जाता है जब लड़की अचानक खिलखिलाकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट देती है। जब वो उसके लैपटॉप को स्विच ऑन करता है तो लैपटॉप अपने आप स्टार्ट हो जाता है। लड़की उसे समझाती है कि उसकी स्क्रीन का रंग दम से पूरा ब्लैक हो गया था, इस वजह से उसने फिक्र किया कि क्या लैपटॉप खराब हो गया। लड़के ने उसके शर्म से भरने पर इशारा करके पॉइंट किया कि स्क्रीन पहले से ही स्विच्ड ऑफ थी। वो चुपके से मुस्कुराया कि उससे आखिरकार समझ ही गया, रियलाइज कर गया अपनी खुद की मिस्टेक्स को। जब वो क्लासेस लेने जा रहा था तो लड़की का चेहरा खुशी से और भी चमक गया, जैसे किसी ने राइस पफ अप कर लिया हो। उसने यही अंदाजा लगाया स्पेक्युलेट्स कि लड़की शायद यही चाहती है कि वो दोनों मिलकर एक साथ ऑनलाइन क्लास लेने का इंतजाम करें। उसे ये बात ठीक से समझ आ जाती है कि उसने ही यानी लड़की ने सब ऐसा पूरा प्लान किया था ताकि वो उसे साथ ले आकर बैठ पाए। जल्द ही वो दोनों क्लासेस से वापस कनेक्ट हो जाते हैं और टीचर उससे पूछती है कि क्या उसकी वो इरिटेटिंग यानी रोच वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे ही उसने यस करके जवाब दिया, हाशिकावा को वापस कनेक्ट होते देखकर वो अपने फेस पर खुशी जाया करती हैं। हाशिकावा अपनी टीचर से इस डिसरे यानी ट्रबल के लिए सॉरी बोल देती है। उसकी ये डेड पैन फेस देखकर लड़का काफी कंफ्यूज हो गया, ये सोचकर कि क्या वो उसे अपने पास बैठना नहीं चाहती। अचानक बिना किसी रीजन के उसने अपनी क्यूटेस्ट स्माइल उसकी ओर देखी और लड़का वहीं फिसल गया, जिससे तीर उसके सीधे दिल पर लगकर एरो के जैसा चीर कर स्लैश कर गया। उसके बाद वहां उसने आखिरकार रिजल्ट यानी कंक्लूड्स पता ही चल गया। कम से कम उसे उसके साथ बैठने से नफरत तो नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो ऐसे ही सीरियस यानी स्टोइक बनी रही तो उनका सीक्रेट सेफ रहेगा और वो शांति से अपनी क्लासेस ले पाएंगे। हालांकि उसकी सारी थियरीज तब गलत साबित हो जाती हैं जब वो अपना वो उंगली करने यानी पोकिंग और छेड़ने का गेम शुरू करती है। पूछने पर वो बताती है कि उसका कंप्यूटर कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। वो उसे देखने का फैसला करता है और वो सही होती है क्योंकि स्क्रीन ब्लैंक होती है। मौके का फायदा उठाते हुए वो शैतानी से उसके कान में फूंक मारती है। बेचारा लड़का ऐसे कांप उठता है जैसे उसके कान में कोई तूफान आया हो, पर ऑनलाइन क्लास की वजह से उसे मजबूरन चुप रहना पड़ता है। इसके बाद वो अपनी उंगली उसके हाथ पर फेरती यानी स्लाइड्स करती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि इस हिसाब से उन दोनों में से कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपना हाथ हटाने का तय करता है। पर वो उंगलियां उसके हाथ का पीछा करती हैं और दोबारा उस पर स्लाइड करती हैं। फिर जब वो प्यार से उसका हाथ सहलाती है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। किसी तरह क्लास खत्म होती है और टीचर उन्हें इंस्ट्रक्ट करती हैं कि उन्हें नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही बैठना होगा। इसी बीच एक अटका हुआ यानी हाई स्ट्रंग योशिनो काउंट करता है कि उस नखरेली यानी पीविश लड़की ने उसे करीब 30 बार छेड़ा था। वो जोर जोर से हांफने यानी पैंट करने लगता है क्योंकि उसका दिल जैसे किसी भी वक्त उसकी छाती से बाहर निकल आने वाला है। वो लगभग एक नर्वस रैक बन चुका है, पर साथ ही ऑनर्ड भी फील कर रहा है। फिर भी वो उसकी इन हरकतों को समझ नहीं पाता और सोचता है कि क्या उसने ये सब उसको मनाने यानी अपीज करने के लिए किया। बिल्कुल नॉर्मल लगते हुए वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और क्लास के दौरान उसकी कोशिशों की तारीफ करती है। वो नोटिस करता है कि वो काफी मजे में लग रही है, तो वो घबराता है कि क्या उस वक्त उसके रिएक्शन सच में इतने मजाकिया थे। वो उसके परेशान यानी एंग्विश चेहरे को ऑब्जर्व करती है और अचानक अपनी उन प्लेफुल हरकतों के बारे में कॉन्शियस हो जाती है। वो पूछती है कि क्या उसे वो सब बुरा लगा। उसका दिल तेजी से धड़कता है और वो बताता है कि वो थोड़ा चौंक गया था, पर खासकर उसकी उस पोक करने वाली हरकत से उसे नफरत नहीं हुई। तभी वो ध्यान से उसके चेहरे को देखता है और रियलाइज करता है कि अपनी साफ फ्लॉलेस स्किन के साथ वो कितनी अट्रैक्टिव है। उसे रियलाइज होता है कि उसके असली रूप और उसकी एक पॉम्पस टॉप स्टूडेंट जैसी इमेज के बीच का जो गैप है वो जस्टिफाइड नहीं है। अब वो उन लोगों की फीलिंग्स को समझ सकता है जो उस पर फिदा हैं। वो फील कर सकता है कि लोग जलन के मारे जल भुन जाएंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो उसके बगल में बैठा है। तो अचानक से उसके बगल में बैठना अब उसे और ऑकवर्ड नहीं लगता। वो अगले दिन की क्लासेस भी एक साथ लेने का प्रपोजल देती है। उसके चेहरे पर एक कंफ्यूज लुक देखकर वो जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि इस तरह से जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसे आसानी से फिक्स कर पाएगा। योशिनो सोचता है कि तब तक सब ठीक है जब तक उसका चेहरा उसकी यानी लड़की की कैमरा स्क्रीन पर नहीं आता। वो बिना सोचे समझे अपनी दिल की बात बोल पड़ता है कि क्या वो क्लास के दौरान कुछ अजीब हरकतें तो नहीं करेगी। बड़ी मासूमियत से वो उससे अजीब शब्द का मतलब पूछती है और शर्म में योशिनो क्लास के दौरान उस पोक करने और टीज
टीज करने की हरकत की तरफ इशारा करते हुए इनडायरेक्ट तरीके से दूसरी तरफ देखने लगता है। वो स्माइल करती है और उसे आश्वासन देती है कि वो ठीक से बिहेव करेगी। योशिनो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन समझ नहीं पाता और उसके शैतानी दिमाग को पढ़ने में नाकामयाब रहता है, पर वो उसके साथ क्लासेस लेने के लिए हाँ कर देता है। वो एक मिस्टीरियस स्माइल देती है और डिक्लेयर करती है कि उसे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। हाशिकावा की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन पर वो लड़का 60 क्लासेस अटेंड करने का डिसाइड करता है। इस तरह योशिनो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और उसकी स्क्रीन स्टेटस को मॉनिटर कर सकता है। उसके लिए सिर्फ एक ही रूल है कि गलती से भी लड़की की स्क्रीन पर आने से बचे। एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आता है कि चीज़ें तभी स्मूथली चलेंगी जब वो ढंग से बिहेव करेगी। टीचर उससे किसी प्रॉब्लम के बारे में सवाल करती हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो उन्हें जवाब देती हैं, खुद को एक शांत और टॉप नॉच स्टूडेंट के रूप में प्रेजेंट करते हुए। वो याद करता है कि वो क्लास में भी ऐसी ही थी, क्योंकि अब वो इतने लंबे समय के बाद उसकी आवाज़ सुन रहा है तो उसे इसमें एक अजीब सा सूदिंग मिलता है। अचानक बिना किसी वजह वो टीचर की परेशानी को बढ़ाते हुए किसी जानवर की तरह उबासी लेता है। योशिनो डरकर तुरंत अपना मुंह दबा लेता है क्योंकि हाशिकावा के माइक्रोफोन ने वो उबासी की आवाज़ कैच कर ली थी। उसे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है और अब उसे अलर्ट रहना होगा। जल्द ही सुबह की क्लासेस खत्म हो जाती हैं और स्टूडेंट्स को लंच टाइम के बाद ज्वाइन करने को कहा जाता है। योशिनो बुरी तरह थक चुका है क्योंकि वो हाशिकावा को लेकर इतना ज़्यादा फिक्र में था कि क्लास में ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। हालांकि वो कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था, पर वो अपनी नज़रें उसकी इस आकर्षक पोज से नहीं हटा पा रहा था। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने होश उससे दूर नहीं रख सकता। वो उसके ख्यालों में इतना खोया हुआ है कि जब वो उसे आवाज़ लगाती है तो वो लगभग डर के मारे उछल ही जाता है। वो कैजुअल तरीके से उससे लंच के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि वो उस ऑनलाइन चैट के बारे में बात कर रही है जहां पूरी क्लास 2A एक ग्रुप लंच के लिए इकट्ठा हुई है रूम पर, जो एक वेब मीटिंग्स के लिए यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है। ये एक बड़ी गिनती में लोगों के बीच ग्रुप वीडियो कॉल्स की फैसिलिटी देती है और ऑनलाइन सेटअप्स में बहुत पॉपुलर है। योशिनो ज्वाइन करने में हिचकिचा रहा था क्योंकि उसके पास ज़्यादा दोस्त नहीं है। साथ ही वो बिन बुलाया मेहमान यानी अनइनवाइटेड फील करता है क्योंकि जिस इंसान ने लंच रूम की रिक्वेस्ट भेजी है वो उसे शामिल नहीं करना चाहता। ये रिक्वेस्ट हाशिकावा की दोस्त नट्सुकी ने भेजी है, जो हाशिकावा को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है। वो लड़की है जिसके साथ योशिनो का हमेशा कंपटीशन रहता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर मज़े करें और उसे शामिल ना करें, पर वो इनकार करती है और इस बात पर जोर देती है कि नट्सुकी ने उन दोनों को इनवाइट किया है। वो जानती है कि वो इसलिए डरकर पीछे हट रहा है, यानी चिकनिंग आउट कर रहा है, क्योंकि उसने नट्सुकी और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया है। वो सबसे मिलने के लिए उसे पकड़ कर ले आती है। उसकी हिचकिचाहट के बावजूद वो उसे सबके साथ लंच करने पर मजबूर करती है। उसकी मिन्नतों यानी प्लीज़ को सुने बिना वो एक बेंटो भी आगे लाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि उसके लिए भी एक हिस्सा तैयार किया गया है। एक मजबूर योशिनो इस होममेड लंच के फॉर्म में प्रेजेंट किए गए उस प्यार के तोहफे को, जो उसे इतनी शानदार स्माइल के साथ दिया गया है, इनकार नहीं कर सकता। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, नट्सुकी वहां होने के लिए उस पर चिल्लाती है। हमेशा की तरह वो उसे गंदे तरीके से घूरती है। किसी अनजान वजह से नट्सुकी सीम्स टू हेट योशिनो अ लॉट। तभी हाशिकावा एक परी जैसी स्माइल के साथ बीच में आती है और साफ करती है कि वही है जिसने उसे इनवाइट किया है। नट्सुकी उसे इतना करीब देखकर हैरान है, जिस पर हाशिकावा जवाब देती है कि पिछले कुछ वक्त से वो उसके करीब आ गई है। नट्सुकी उसे अजीब नज़रों से घूरती है जिससे उसे बेचैनी होती है, जबकि हाशिकावा एक एंजल है। वो नट्सुकी को सेर्बरस यानी 3 सिर वाले कुत्ते से कंपेयर करता है। वो तुरंत रूम छोड़कर जाना चाहता है, तभी उनके रिश्ते के बारे में वो डरावना सवाल पूछा जाता है। योशिनो तुरंत बोल पड़ता है कि हाशिकावा उसकी दोस्त है। हालांकि नट्सुकी उस पर चिढ़ते हुए कहती है कि वो उससे नहीं पूछ रही थी और उसे एक मनहूस यानी ऑमिनस नज़र से देखती है। वो बात को आगे न बढ़ाने का डिसाइड करती है क्योंकि हाशिकावा भी उनकी दोस्ती का सबूत देती है, पर आगे के झगड़ों से बचने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना मुंह बंद ही रखेगा। नट्सुकी उनकी दोस्ती को लेकर काफ़ी शक में है। जल्द ही वर्चुअल लंच रूम में हाल ही के हादसों और उस तेज़ी से फैलते वायरस के बारे में मैसेजेस आने लगते हैं। हालांकि योशिनो पूरे टाइम शांत रहता है और उसे क्लास के एक कोने में फेंक दिए जाने वाली एक अनोइंग फीलिंग आ रही है। वो हाशिकावा के हाथ का बना बेंटो खाकर राहत में है, जो दिखने में जितना अच्छा है उतना ही स्वादिष्ट भी है। साथ ही ये उसे इस थका देने वाली सच्चाई से अपना ध्यान हटाने में मदद करता है। हालांकि जब नट्सुकी अचानक ये सवाल उठाती है कि हाशिकावा अकेली रहती है, तो उसके अल्फाज उसके गले में ही अटक जाते हैं। इस अचानक की रोक टोक से परेशान होने पर उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है। वो अपना सवाल दोहराती है और एक घबराई हुई हाशिकावा तुरंत खुद को संभालती है और हाँ में जवाब देती है। एक और सवाल उस पर बॉम्ब की तरह गिरता है कि क्या ऐसे रहने से उसे अकेलापन महसूस होता है। एक शर्माई और घबराई हाशिकावा तुरंत इनकार कर देती है, पर उसे लड़के को लगता है कि उसके एक्सप्रेशंस झूठे, फेक और नाकाबिले यकीन लग रहे हैं।
एक तेज दिमाग वाली नात्सुकी तुरंत उसका झूठ पकड़ लेती है, भले ही हाशिकावा जोर देकर कहती है कि वो अकेले ही रह रही है। हालांकि नात्सुकी इशारा करती है कि वो अपने अकेलेपन को लेकर झूठ बोल रही है। नात्सुकी उसके घर आकर वक्त बिताने हैंगआउट का ऑफर देती है और अंदर ही अंदर योशिनो ऐसा करने के लिए उसे एक इडियट मानता है। वो अपने डर को शांत करता है और उस बातचीत यानी कॉन्वर्जेशन में ज़्यादा फंसने से खुद को रोकता है। हालांकि सेफ साइड रहने के लिए वो खुद को म्यूट कर लेता है, ठीक वैसा ही जैसा उसने सोचा था। किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता और शुक्र है कि मीटिंग बंद हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जबकि बाकी सब अकेले और अलग थलग महसूस कर रहे हैं, वो लकी है कि हाशिकावा उसके साथ है। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाता है, वो उस पर एक बॉम्ब फोड़ती है कि नात्सुकी ने थोड़ी देर पहले उसे टेक्स्ट किया था कि वो उससे मिलने आना चाहती है। वो पूछती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, पर ये तो ऐसा है जो हाशिकावा को डिसाइड करना है। इसलिए वो ये फैसला उस पर छोड़ देता है, पर वो डिसाइड करता है कि अगर नात्सुकी आती है तो वो उसके घर छोड़ देगा, क्योंकि वो उनके एक साथ रहने को लेकर एक बवाल खड़ा कर देगी। एक उलझन में फंसी हाशिकावा फोन को अपनी छाती से लगा लेती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उनका रिश्ता तो सीक्रेट रखा जाना है। उनकी ऐसी हालत जानने के बाद भी उसे इस तरह परेशान देखकर वो दंग रह जाता है। ऐसा लगता है कि वो नात्सुकी को अपने रिलेशन के बारे में बताने के लिए तड़प रही है, पर एक फिक्रमंद योशिनो उसके सामने ऐसा ना करने की भीख मांगता है। वो तय करती है कि उसे बस एक हल्का सा इशारा दे देगी और बस। परेशानी में वो पूछता है कि क्या उसे बुरा लगेगा अगर कोई उसके और नात्सुकी के वक्त के बीच में आकर दखल देगा। चिढ़ते हुए वो उसे दिलासा देती है कि वो कोई मुसीबत नहीं है और उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसकी इस दरियादिली का आभारी होकर उसे लगता है कि एक सिंपल थैंक यू कहना काफ़ी नहीं है। वो हाशिकावा द्वारा इस तरह अपना लाड़ प्यार करना बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तय करता है कि जल्द से जल्द उसके एहसान चुकाने का कोई तरीका ढूंढेगा। जैसे ही वो जोरों से अपने कमरे में घुसती है तो योशिनो की बार बार उसको थैंक यू कहने की आदत को लेकर भड़कने लगती है, ये सोचकर कि वो कितना प्यारा और सच्चा है। वो इस बात को सोचकर खुशी के मारे अपने बिस्तर पर गिर जाती है कि किस तरह वो उसके नखरे उठाता है। उसने ये भी ध्यान दिया कि उसका बिहेवियर यानी पर्सोना भी सुधर रहा है। वो उसके लिए एक नई लहर महसूस करती है। हालांकि वो अपनी सहेलियों को अपने रिश्ते को लेकर एक छोटा सा इशारा देना चाहती है, क्योंकि किसी शर्मनाक सिचुएशन में रंगे हाथ पकड़े जाने से बेहतर होगा उन्हें ये बताना कि वो लोग डेट कर रहे हैं। लेकिन तुरंत ही वो अपने इस ख्याल को झटक देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी एक भी लापरवाही वाली हरकत की वजह से वो उसके घर से चला जाएगा। इसलिए वो थोड़ा सहनशील बनने का फैसला करती है, ताकि वो हमेशा उसकी तरफ रहे। फिर वो तुरंत नात्सुकी को टेक्स्ट करती है कि वो घर ना आए, जिस वजह से वो थोड़ी शक्की हो जाती है। 1 महीना गुजर चुका है जब से योशिनो ने अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ रहना शुरू किया और अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर ली। इस बीच हाशिकावा की हरकतें उसके दिल में और गहरे एहसासों को पूरे जोर से जगा रही हैं। एक बार उसने चल रही क्लास के दौरान धीरे से बताया कि गलती से उसने अपना इरेजर गिरा दिया था जब वो अपनी डेस्क के नीचे कुछ स्टेशनरी का सामान ढूंढने के लिए झुकी थी। उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी इस बात का पूरा बवाल बन सकता था कि दोनों साथ में क्लास अटेंड कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसकी लगातार उसे घूरने और उसकी टांग खींचने का सिलसिला भी आज तक चल रहा है। दरअसल उसने गौर किया है कि वक्त के साथ उसके दिल में उठने वाली ये बेचैनी और बढ़ गई है, और इस बात ने उसे उसकी जानबूझकर की गई हरकतों के लेकर और ज़्यादा शक्की बना दिया है। वो इसकी हरकतों को इस पॉसिबिलिटी से जोड़ता है कि शायद उसे लड़की सच में पसंद हो, फैंसिंग, पर किन कारणों से ये उसे नहीं पता, क्योंकि आखिरकार वो उसकी क्लास की सबसे हैपनिंग लड़की है, जबकि वो एक अनजान अकेला रहने वाला शख्स है। फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो बेवजह चिंता करके अपनी इस आलीशान जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया भी पता नहीं कहाँ जा रही है। जब उसके फ़ोन पर यह मैसेज आता है कि एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैंसिल हो गया है, तो इसका उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुद को किस्मत वाला मानता है कि वो इस बंदिश भरे दिनों को हाशिकावा के साथ गुजार रहा है। लंच रूम में नात्सुकी के साथ उस अजीब किस्से के बाद से योशिनो रोज रूम ज्वाइन करता था। हालांकि ऐसा लगता है कि नात्सुकी उसे किसी अजीब वजह से नफरत करती है, क्योंकि जब भी वो दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, वो हमेशा उसे धुतकार यानी शन कर देती है। इसलिए उस बेचारे लड़के के पास खुद को एकदम पीछे लोगों की नज़र से छुपाए रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो नात्सुकी के बर्ताव को लेकर परेशान होकर अपना सर झुका लेता है। हाशिकावा उसकी इस उदासी को नोटिस करती रही है और उसे उसकी वेलबींग की फिक्र होती है। वो बहाना बनाता है कि उसे रिमोट क्लासेस की आदत नहीं है, इसलिए दोपहर में नींद आने लगती है। तुरंत वो उसे अपनी गोद यानी कि लैप पिलो ऑफर करती है। इस दिलकश रैविशिंग ख्याल से वो दंग रह जाता है। उसका चेहरा जज्बात से कांप उठता है, जबकि उसका लड़की का चेहरा एकदम लाल टमाटर बन जाता है। वो कहती है कि अगर उसे शर्म आ रही है तो उसे खुद पर कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है। योशिनो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही उसकी लालचाने वाली बातों को इग्नोर करता रहा तो कब तक वो लड़की ये सब करती रहेगी।
वो उसे धीरे से बोलता है कि जब थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा तो वो सोफा पर नींद निकाल लेगा। पर लड़की ये बोलकर और परेशान कर देती है कि वो उसे सोफा बिल्कुल भी यूज नहीं करने देगी अगर वो खुद किसी गोद में सोना चाहता था। फिर वो बेड की तरफ पॉइंट करता है, पर वो लाल टमाटर जैसा चेहरा बनाए हुए बोलती है कि वो उसे उससे भी इस्तेमाल नहीं करने देगी, यहां तक कि फर्श पर सोना भी मना है। योशिनो के पास आखिर में उसकी कोमल गोद के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता। वो इस पर ऐतराज जताता है कि अभी उनकी क्लास चल रही है। इशिकावा उसे भरोसा दिलाती है कि वो टीचर पढ़ाते वक्त लगातार सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पर और ब्लैक बोर्ड की ओर ही अपना फेस रखता है। अगले पल पकड़े जाने के ख्याल का वजन और डर खत्म हो जाते हैं, जब उसकी इस उम्मीद और चाह से ही उसको शांति मिल जाती है। उसने भी नोटिस किया कि बाकी और बच्चे भी ऐसे नींद के मजे ले रहे थे। अचानक वो अपना सर उसके पास रखने लगता है और उसको कुछ गर्माहट महसूस हो जाती है जो कि वहां से आ रही थी। पर तभी एक तकलीफ और बेढंगी आहट में उसे उसकी निगाहें पड़ती हैं, उस चीज को देखते हुए जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने इसीलिए तुरंत पोजीशन शिफ्ट करना स्टार्ट किया कि अब अपना मुंह इधर ना ठहरे, पर अब इसमें तो किसी और चीज में उसका ध्यान पड़ने लग गया। हाशिको उसे इस उलझन में पड़ते देखा और तभी हल्के हल्के से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। अचानक खुशी जताते हुए वो बोल पड़ी, उसके पास बहुत सॉफ्ट हेयर हैं। जब लड़के ने इस फिक्र और चिंता के बारे में बोला कि शायद वो गंजा ही ना हो जाए, उसने उसको चंपी देने का वादा कर डाला। वाकई उस वादे पर खरी उतरते हुए उस चंपी से वाकई आराम मिल गया। अचानक एक ख्याल दिमाग में फंसा, ये आखिरकार वक्त तो क्लास लेने के बीच चल रहा है और वो इस तरफ देख रहा था। उस सुंदर भोली सी आदत और खिली हुई तस्वीर में मग्न घबराया हुआ ये सब नहीं कर सकता था और शायद नींद से उठ भी नहीं सकता था। ऐसे उस सोच की अभी भी वक्त आ नहीं पाया कि आखिर कब तक ऐसा लोग करते रहने वाले हैं कि अपने सपने रोक देते हुए इन चाहतों में दबा दिए। आखिर क्या उन्होंने उन लोगों और बाकी सबको अपने मोह के जाल में फंसा लिया है? बाद में उन्हें खबर मिलती है कि अब उनके गोल्डन वीक्स शुरू होने वाले हैं और वो थोड़े वक्त के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। पर उसे ये छुट्टी जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पिछले 45 दिन से हाशिकावा के साथ ही रह रहा था। इनका बाहर मिलने का कोई प्लान नहीं था और दुकानें भी बंद थीं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर के अंदर ही रहेंगे। अचानक उसका फोन बजने लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार उसके मम्मी पापा को उसकी याद आ ही गई। पर उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि फोन करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो खतरनाक नत्सुकी थी। वो एक ऑस्ट्रिच की तरह अपने कान बंद कर लेता है ताकि आवाज को इग्नोर कर सके, पर फोन लगातार परेशान करते हुए बजता रहता है। बेमन से वो फोन उठाता है और बदले में उसे उसके आलसी होने के लिए बुरा भला सुनने को मिलता है। फिर वो उस पर जोर से फटकार लगाती है और उससे हाशिकावा के साथ उसके रिश्ते के बारे में कड़क सवाल पूछने लगती है। तो वो शुरुआत करता है ये बताने की कि पहले वो क्लासमेट्स थे, फिर दोस्त बने, फिर जान पहचान वाले और फिर इंसान। पर वो पूछताछ करने वाली औरत इस जवाब से संतुष्ट नहीं होती। तो जब वो गुस्से से उसको इडियट बुलाती है तो अचानक से उसे लगता है जैसे वो उसी से ब्लडी शादीशुदा है। उसकी इस बदतमीजी पर मजेदार फील करते हुए वो खुद उससे उसकी इतनी उत्सुकता के बारे में पूछता है। वो समझाती है कि हाशिकावा का उसे लंच रूम में इन्वाइट करना उसे डरा गया और वो इस बात को लेकर चिंतित है कि उसके जैसा एक अजीब सा इंसान उससे क्विक सेट ग्लू की तरह चिपक जाएगा। उसे उसकी सीधी बेइज्जती से चोट लगती है क्योंकि उसने उसे अपने चेहरे पर बैठा हुआ एक कीड़ा बताया था। वो उस पर भड़कती है कि उनके चेहरे फोन्स की वजह से अलग हैं। नत्सुकी उस पर किसी नए नए डिटेक्टिव की तरह लगातार सवाल पे सवाल दाग रही थी। इसीलिए घबराहट में उसके मुंह से ये सच निकल जाता है कि पहले उसे जरूरत थी। तो उसके मुंह से ये सच निकल जाता है कि पहले उसे अपना वाईफाई ठीक करने के लिए मदद चाहिए थी और इसी तरह उन दोनों की जान पहचान हुई। वो यहाँ तक कि ये भी मेंशन करता है कि उस वक्त वो काफ़ी परेशान, ट्रबल्ड लग रही थी, जिससे नात्सुकी उलझन में पड़ जाती है क्योंकि हाशिकावा शायद ही कभी परेशान होती है। योशिनो याद करता है कि हाशिकावा ने क्लास में शायद ही कभी मदद मांगी थी, सिवाय एंट्रेंस सेरेमनी से पहले वाली उस एक बार के। उत्सुक होकर वो सवाल करता है कि आखिर उनकी पर्सनालिटी इतनी अलग होने के बाद भी वो दोनों, नात्सुकी और हाशिकावा, दोस्त कैसे बने। नात्सुकी एकदम से हिचकिचाते हुए हकलाती है कि हाशिकावा ने उसे पढ़ाई में मदद की और उसके लिए हाई स्कूल में एडमिशन लेना मुमकिन बनाया। वो कबूल करती है कि उस पे उसके बहुत एहसान है। योशिनो समझ जाता है कि दोनों लड़कियां सेम मिडिल स्कूल में साथ थीं। नात्सुकी अपनी दोस्त को लेकर काफ़ी पॉजिटिव लगती है क्योंकि वो दावा करती है कि जो भी उसके साथ चिपकने या फ्रैंक होने की कोशिश करेगा वो उसे कुचल क्रश देगी। इसके बाद वो उससे हाशिकावा के एड्रेस के बारे में पूछती है और योशिनो बात छुपाने के लिए बुरी तरह हकलाता है और कहता है कि वो स्कूल के पास बिल्कुल अकेली रहती है। वो क्लियर करती है कि वो उसके पेरेंट्स का एड्रेस जानना चाहती है। जब वो इस बारे में अनजानपन दिखाता है तो वो अचानक फ़ोन काट देती है और उसे एक लिंक भेजती है। ये लिंक उसे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के होम पेज पर ले जाता है जो हाशिकावा की फैमिली चलाती है।
उसके पिता एक डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा अमीर है, जो इतनी आलीशान हवेली में अकेले रहती है और शॉपिंग के वक्त प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करती है। पर उसके मुंह से बस यही निकलता है कि ऐसे मुश्किल समय में एक हॉस्पिटल चलाना काफ़ी दर्दनाक होगा। पर हाशिकावा का बैकग्राउंड उसके सामने रिवील करने के पीछे नात्सुकी का इरादा कुछ और था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे ये पता चले कि उस जैसा एक आम इंसान उस खूबसूरत राजकुमारी के किसी भी लेवल या मुकाबले का नहीं है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो इस फर्क के बारे में पहले से ही जानता है, पर उसे अपने योशिनो के प्रति नात्सुकी की ऐसी सधी हुई नफरत समझ नहीं आती। वो गुस्से से अपने आप में बड़बड़ाती है और फिर बहुत भड़क कर उस पर चिल्लाती है और उसे लड़के को उससे लड़की से दूर रहने की वार्निंग देती है और ये भी कहती है कि उससे बात करके उसका दिमाग खराब हो रहा है, ड्राइविंग हर नट्स। वो जोर से उसके मुंह पर फोन काट देती है और एक थका हुआ योशिनो बिस्तर पर गिर पड़ता है, ये सोचते हुए कि वो नात्सुकी को कभी संभाल नहीं सकता। बाद में जब वो पानी पीने के लिए बाहर जाता है, हाशिकावा सोच में पड़ जाती है कि उसके कमरे से आने वाली ये चिल्लाने की आवाज़ें कैसी हैं। वो अनजाने में ही शैतान डेविलिश नात्सुकी को फरिश्ते जैसी हाशिकावा से कंपेयर करता है और मुस्कुराता है। वो बताता है कि उसे नात्सुकी का कॉल आया था। वो उसे कन्विंस करता है कि वो और नात्सुकी करीब नहीं है और वो ऐसा बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वो हाशिकावा के सोचने के तरीके को लेकर बहुत हैरान है। फिर वो नात्सुकी के कॉल को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर करती है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो ये जानना चाहती थी कि उनके बीच कैसा रिश्ता है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसने उसे सच के सिवा और कुछ नहीं बताया। हालांकि एक निराश हाशिकावा बेचैन हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उनके रिश्ते के बारे में कुछ मसालेदार बात सामने लाए। चिंता में वो वादा करता है कि अगली बार वो उनके बीच किसी भी रिश्ते के होने से साफ इनकार कर देगा और उन्हें एकदम अजनबी बता देगा। थोड़ी मायूस होकर वो वहां से चली जाती है, योशिनो को कन्फ्यूजन में छोड़कर। उसे उदास देखकर वो सोचता है कि क्या उसने कुछ गलत कहा या किया। इसी बीच जो हुआ वो हाशिकावा की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर था, क्योंकि उसे कभी यकीन ही नहीं होता कि नात्सुकी योशिनो को कॉल कर सकती है। ये पता चलता है कि उसने जानबूझकर उसके सामने उदास होने का नाटक किया, जिसने उसे उलझन में डाल दिया। उसके लिए तो सारी सिचुएशन ही पलट गई है, क्योंकि उसने बाकी औरतों के साथ भी रिश्ते बनाना शुरू कर दिया है, बावजूद इसके कि उसने ये साफ हिंट दिया है कि उनके बीच भी कुछ सीरियस पक रहा है। एक अधिकारपूर्ण तरीके से वो चाहती है कि वो उसके प्यार और आकर्षण पर हक जताने वाली अकेली हो, वरना अगर वो और लोगों से मिले जुलेगी तो ज़्यादा लोग उसे नोटिस करेंगे और उसके प्यार में पड़ जाएंगे। बाद में वो खुद को रूढ़िवादी और स्वार्थी के लिए कोसती है, फिर भी वो योशिकुन को सिर्फ और सिर्फ अपना बनाना चाहती है। इस वजह से उसे किसी के फट्टे में टांग अड़ाने वाली उस नात्सुकी को उसके साथ योशिनो के रहने का पता लगने से रोकना होगा। ये काफ़ी बड़ी दुविधा है, क्योंकि उसके माइंड में डबल माइंडेड ख्याल चल रहे हैं। एक तरफ वो चाहती है कि उनकी मिठास भरी बातें सबके सामने आएं और दूसरी तरफ वो उसी वक्त योशिनो को बचा कर भी रखना चाहती है।